बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़ी धन शान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी घूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी के लिए सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे अतः उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह और उनसे बहुत दिनों से परिश्रम और लगन के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहर बदन का संजीला जवान था। भरा हुआ मुख और चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीखंड सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए उन्हीं की 2 अक्षर पर चिन्हा कर दिया था। वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधि पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खलल की खुरील कर्णधुन सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता वेद से भरी लिखा पड़ी थी। श्रीखंड इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गाँव उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होने और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। रामलीला के दिन वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू संस्थान का गुणगान उनकी धार्मिक और प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्टोको कुटुंबों में मिलजुल कर रहने की तो अरुचि होती थी, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपमान शत्रु समझने में संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसीलिए नहीं कि उसके अपने सास ससुर देवर और जेठ आदि से घृणा थी। उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से उनके जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा ही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन एवं हाथी, 3 कुत्ते, ताजबाज, बाहरी शिकार, जाड़ फाउन, ऑनरी मजिस्ट्रेट और ऋषि को एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग पदार्थ और सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। इस लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवताओं की कृपा से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए। 15-20 हजार का कर्ज सिर पहने हो गया तो आंखें खुली हाथ समेत लिए। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर और संतान को कदाचित उनके माता पिता से अधिक चाहत है, पर धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे, और न तो यही चाहती थी कि ऋषि का बोझ बढ़े और न ही यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन न समझना पड़े। कंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने गए थे। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था ही उसके स्वभाव पर रिझ गया और धूमधाम में श्रीखंड सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आए और यहाँ का रंग ढंग और कुछ और ही देखा। जिसके टिम टॉम की जिसे बचपन से ही आदत पड़ी थी वह वहाँ यहाँ की नाम मात्र को ही न थी। हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बलबली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी और यह बाग कहाँ मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न मिजान पर फर्श न दीवार तस्वीर। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह को दो चिड़िया लिए हुए आया और भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायती क्या जाने उससे सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाना खाने बैठा तो
तो दाल घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आमदनी ने कहा, घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी सिंह जोर से बोला, अभी परसों ही लाया था, इतना जल्दी उठ गया? उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी उठती है, उसी तरह भूख में बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिलक जाता है। लाल बिहारी को भी भाभी की यह लापरवाही बहुत बुरी मालूम हुई। तिलक बोला, मायके में तो चाहे घी नहीं बहती हो, स्त्री गालियां सह सकती है, मार भी सह सकती है, मगर मायके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ भी घर दिन कहाँ खा जाता है। हरे जल गया और थाली उठाकर पटक दिया और बोला, जी चाहता है पटक कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। बोले, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ ठाकुर से न रहा गया। उनकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। आज जब भी वह जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। चप्पल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिनके गुमान पर भूली हुई हो, मैं भी देखता हूँ उन्हें भी। आनंदी में हाथ चप्पल रोकी और सिर बन गया और उंगली में बड़ी चोट। हवा में हिलती चप्पल की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई और तरीक बल और साहस, मान और मर्यादा की तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषार्थ का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीखंड शनिवार को घर आया करते थे। गुरुवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, उनका रास्ता देख नहीं रही। अंत में शनिवार को यह नियमानुकूल संध्या तक आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश लोक संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे और आदि की चर्चा करते रहे। 10 बजे तक रात कर होता रहा। गांव के भद्र पुरुष को इस बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीखंड को पिंडू छुड़ावा मुश्किल हो जाता था। ये 3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, कहीं जरा मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी और बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों की मुंह लगे। बिहारी सिंह वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुहार नहीं है। श्रीखंड ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी सिंह ने कहा, कुछ भी, यूं ही नहीं, आप समझ पड़ी। मायके के सामने पड़ लोगों को कुछ समझाती थी नहीं। और श्रीखंड खाकर पीकर आनंदी के पास आ गए और वह भरी बैठी थी। यह इजरत की कुछ तीखे से आनंदी ने पूछा, चित तो सब प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? वो क्रोध आया और झंझास के मारे बदन में ज्वाला उठी। बोली, जिसे तुमने यह आग लगाई है वो मिले तो उसका मुंह झुलसा दो। श्रीखंड, इतनी गर्मी क्यों होती हो? बात तो सही। आनंदी, क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार चौकरा जिनको चपरासी गिरी करने का भी सुहून नहीं, मुझे चप्पल से मार कर यूं न अकड़ता। श्रीकांत, सब हाल सब कहो तो मालूम हो, मुझे भी तो कुछ पता नहीं। बस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि इतना भी तो नौकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी तो बात पर इस अन्याय ने मुझे चप्पल फेंक मारी। यदि हाथ में से न रोका होता तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने तो कुछ कहा वहाँ सच है या झूठ? श्रीखंड की आंख लाल हो गई। बोले, यहाँ तक तो हो गया। इस छोटे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों की के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते थे। बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्होंने कदाचित ये कभी क्रोध आता था कि स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधहीन भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक न झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस 10 घर में मेरा निवाह होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीखंड के ने कितनी ही बार अपने भाई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही बातें
अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीखंड? इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। अपने घर में अब अन्याय का और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं और मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे औरतों पर चप्पल और जूतों की बौछार होती है। इस बात की चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले और वहाँ तक मैं सह सकता हूँ कि किंतु कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाल गुस्से और पड़े और मैं दम न मारूं। माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीखंड सदैव उसका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बात करते हो। आरती इस तरह घर का नाश कर देती है, उसको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीखंड इतने मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा ईश्वर के दरबार में उत्तरदात हो और उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। मानिए मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड न होता। अब बेनी माधव सिंह की गरमाए ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीखंड लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीखंड जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़की का क्रोध शांत करना चाहते थे। बीच गांव में कोई सज्जन उपचिलम के बहाने वहां आप बैठे। कई औरतों ने जब यह सुना कि श्रीखंड पत्नी के पिता के लड़ने को तैयार है तो उन्होंने बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणी सुनने के लिए उनकी आत्मा तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। कहा करते थे, श्रीखंड अपने बाप से डरता है, इसीलिए दब्बू है, उसे विद्या पड़ी इसीलिए किताबों का कीड़ा है। माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महाअनुभवों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई उसका पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने ऋषि और किया, चाह कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज चाहे कर, अब तो लड़ने से अपराध हो गया। बात का अनुभव रहित जल्लाया और ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपने बात करने की आदत थी, इन हदघंटों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ न आया। बोला, लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेवजह से जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीखंड उनकी इस दुष्टता को भी कदापि नहीं समझ सकता। मैं वह रहेगा या मैं आपको, यदि वह अधिक प्यार है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना आभार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो कहिए, जरा चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह बहुत आतर था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीखंड के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान करता था कि श्रीखंड का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। उन्होंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब वह इलाहाबाद से आते तो उनके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुल्दत की जोड़ी उन्होंने बनवा दी थी पिछले साल। जब उसके अपने से बड़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा, जिसमें संदेह न था कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़क रही थी।
देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख से बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उनसे समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीखंड उनसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उनसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, लाल बिहारी से यह सहा ना गया। रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने और आंखों पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया से निश्चय किया कि यह मेरे साथ इस घर में रहेंगे। वह अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझे तो अपराध हुआ, उसे क्षमा करना। यह कहते हैं लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुका है आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीखंड भी आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। उसकी परिचय से दूर भगते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावानी थी, उसे इसका तानिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं, पर उस यह भय की लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कह दे तो मैं क्या करूँगी। इस बीच में जब उन्हें लाल बिहारी को दरवाजे खड़े देखा, कहता है, सुना है कि अब मैं जाती हूँ, मुझसे तो अपराध हुआ, मुझे क्षमा करना। तो उसका बच्चा हुआ क्रोध भी पानी हो गया, पर वह रोने लगी। मन में मैल होने के आंसू भी उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। वो देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीखंड तो मैं क्या करूं। आनंदी पछताओगे, उन्हें बहुत गिलान हो रही है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीखंड ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी मेरा भैया प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपनी मुंह न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकल आई और हाथ पकड़ लिया। हरी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई चेहरा न देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी योग्य नहीं। आनंदी, तुम्हें मेरी स्वागत कब और पद आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक तुम मुझे नाम मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं। अब श्रीखंड का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारी मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीखंड ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। वेणी माधव बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।